एपिसोड 6 मिस्टर विध्वंस स्टॉप इट। अब आगे। अगली सुबह का वक्त था और अमानत पीहू को रेडी करके और अपना लगेज लेकर राव्या के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकली। तभी राव्या ने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि तुम फाइनली अपनी जिंदगी में वापस जा रही हो। इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अमानत ने कहा, लेकिन तुमने अभी तक मेरी जितनी भी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू सो मच। ये सुनकर राव्या ने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं कोई दूसरी हूं जो तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? हम दोनों तो बचपन के बैडीज हैं, हमारे बीच ऐसे थैंक यू और सॉरी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर अमानत मुस्कुरा दी और फिर वहां पर टैक्सी आकर रुकी। तभी राव्या ने प्यार से पीहू को देखकर कहा, पीहू बेबी बाय बाय, मासी आपसे घर जरूर मिलने आएगी। पीहू ने अपने बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा, मौसी मिस यू। उसकी ये बात सुनकर राव्या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और बोली, और मेरा बच्चा मुझे मिस करेगा तब तो मासी कल ही आपसे मिलने आएगी। ये सुनकर पीहू, जिसके एक हाथ में डॉल थी और दूसरे हाथ में चॉकलेट था, वो जोर जोर से तालियां बजाने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर राव्या और अमानत दोनों ही मुस्कुरा दिए। इसके बाद फिर राव्या ने उनके लिए टैक्सी का दरवाजा खोला और अमानत पीहू के साथ टैक्सी में बैठ गई। कुछ ही देर में टैक्सी वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त तियारा कॉलेज के अंदर एक हैंडसम से लड़के के साथ मुस्कुराते हुए जा रही थी, लेकिन अभी वो जा पाती उससे पहले ही कोई उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अचानक से अपने रास्ते में लंबे चौड़े इंसान को देखकर तियारा रुक गई, लेकिन उस इंसान के चेहरे को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो वहीं वो लड़का भी उस आदमी को देखकर ना समझी में बोला, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? अभिराज ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से बोला, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूं, कौन हो तुम और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? वो लड़का हैरान हो गया और हैरानी से तियारा को देखकर बोला, तियारा व्हाट हैपेंड? ये सब कब हुआ और ये तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बता रहा है? वही तियारा ने जब अभिराज के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वो गुस्से से दांत पीसकर बोली, अभिराज क्या हमने ब्रेकअप नहीं कर लिया था 1 महीने पहले? तो फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के साथ अभिराज ने कहा, ब्रेकअप तुमने मुझसे किया था, मैंने तुमसे नहीं। अभी भी तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, गॉट इट? ये सुनते ही तियारा हैरान हो गई और वही वो लड़का भी हैरानी से तियारा और अभिराज को देखने लगा। तभी तियारा ने गुस्से के साथ कहा, अभिराज व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों जबरदस्ती मुझे अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो? हमने 1 महीने पहले ही एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया था। ये सुनते ही अभिराज ने भड़कते हुए कहा, तुमने ब्रेकअप किया था मेरे साथ? मैंने तुमसे नहीं किया था, इसलिए जो तुम नए नए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हो, ये बनाना बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। ये कहकर उसने गुस्से के साथ उस लड़के के हाथ से तियारा के हाथ को छुड़ा लिया। तो वहीं ये देखकर तियारा ने दांत पीसकर कहा, अभिराज क्या कर रहे हो तुम? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करने लगी हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तुम चले जाओ यहां से और जाओ जाकर अपनी नई नई बिजनेस पार्टनर्स के साथ वक्त बिताओ। यही नाम देते हो ना तुम उन्हें, तो उन्हीं के पास जाओ। ये कहकर उसने अभिराज को दूर धक्का दे दिया और वो उस लड़के के हाथ को पकड़कर बोली, निशांत चलो हम अब कॉलेज चलते हैं और उसके बाद हम आज रात रोमांटिक डिनर डेट पर भी चलेंगे। वो दोनों जाने लगे तो अभिराज ये देखकर गुस्से से आगे बढ़ा और वापस से तियारा के कलाई को पकड़कर बोला, तियारा तुम क्यों मेरे गुस्से को बढ़ा रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें इस तरह किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख सकता और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी नई नई बिजनेस पार्टनर्स के साथ सेट करता हूं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अपने बच्चों जैसा बिहेव को ठीक नहीं करती और ऊपर से मुझे हमेशा कहती रहती हो कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ सेट करता हूं। तुम जब देखो तब मेरे ऊपर शक करती रहती हो। तुम बहुत ज्यादा पजेसिव हो मुझे लेकर और इतनी पजेसिवनेस मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें सुनते ही अब तियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, ओ रियली, तो मैं पजेसिव हूं तुम्हारे लिए? तुम ये कहना चाहती हो कि अगर एक लड़की प्यार में पजेसिव होती है तो वो बच्चों जैसा बिहेव करती है? मिस्टर अभिराज मल्होत्रा, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे और मैं बस देखती रहूंगी? मुझे पता है कि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूं और ना ही तुम्हारी तरह समझदार हूं,
लेकिन मेरे पास इतना दिमाग तो है कि अगर मैंने एक इंसान से प्यार किया तो मैं सिर्फ उसी के करीब जाऊं और उसी को टच करूं और उसी के साथ जो मर्जी है वो करूं, ना कि हर दूसरी लड़कों के साथ घूमूं। और ये सब कुछ सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अब तुमसे अलग हो गई हूं, अब मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। ये कहकर उसने फिर से निशान के हाथ को पकड़ा और बोली, चलो निशान, हम यहाँ बेफिजूल के लोगों के साथ बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कहकर वो निशान को लेकर वहां से चली गई। तो वही अभिराज उसकी ये सारी बातें गुस्से के साथ सुनता रह गया। उसने दांत पीसकर कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूं। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर टैक्सी काफी तेज रफ्तार के साथ चल रही थी। पीहू अमानत के गोद में सो चुकी थी और अमानत भी बस चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके टैक्सी का पीछा कर रहा हो। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाया और जैसी उसने पीछे की तरफ देखा वो हैरान रह गई और हैरानी से बोली, ये इतनी सारी कार्स इस टैक्सी के पीछे क्यों आ रही है। और फिर तभी देखते ही देखते हैं वो कार्स टैक्सी के आगे आकर रुक गई, जिसके साथ टैक्सी भी रुक गई। अमानत ये देखकर हड़बड़ी के साथ बोली, क्या हुआ अंकल, आपने टैक्सी क्यों रोक दिया अचानक से। तभी उस आदमी ने कहा, पता नहीं मैडम, लेकिन ये सारे लोग कहां से आ गए और ये हमारे रास्ते में खड़े हैं, हम आगे कैसे जाएंगे। ये सुनते अमानत ने कहा, मुझे लगता है कि ये कोई बदतमीज होंगे, अब किसी दूसरे रास्ते से लेकर चलिए। क्योंकि अमानत को डर लग रहा था, इस तरह उन कार्स का बीच में आकर रुकना एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने खुद से पीहू को देखकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या। पर कुछ भी हो, मुझे मेरी बेटी के लिए डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए उसने किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस कार से कई सारे गार्ड बाहर निकल कर आए। उनका गार्ड को देखते ही अमानत को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसने डरते हुए कहा, कहीं ये सारे गार्ड मिस्टर विध्वंस ने तो नहीं भेजे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं इसी रास्ते से जा रही हूं, और इसलिए उन्होंने ये सारे गार्ड मुझे शायद किडनैप करने के लिए भेज दिए हैं। ओ नो, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहते हुए वो तुरंत डरते हुए टैक्सी वाले से बोली, अंकल प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन यहाँ से टैक्स लेकर चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज अंकल। लेकिन वो टैक्सी वाला कुछ कह पाता उससे पहले ही वो सारे गार्ड उसके आसपास आकर खड़े हो गए और बोले, अभी के अभी बाहर निकलो। टैक्सी वाला पहले ही डर चुका था, वो तुरंत बाहर निकल गया। इधर अमानत अब समझ गई थी कि ये सब कुछ विध्वंस ने ही करवाया था। वो तुरंत दूसरी तरफ से बाहर निकली और पीहू को अपने गोद में लेकर दौड़ने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी, बस यहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो गार्ड भी उसके पीछे दौड़ने लगे। अमानत की आंखों में आंसू आ गया और उसने सिसक कर कहा, मिस्टर विध्वंस, आप मेरे लिए क्यों मुश्किल बढ़ा रहे हैं। आखिर आपको क्या हासिल हो जाएगा ये सब कुछ करके। इससे आपकी बेटी को भी तो तकलीफ हो रही है ना। ये कहते हुए वो मासूम सी पीहू को देखने लगी, जो नींद में ही कसनसाए जा रही थी। अमानत पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन वो अभी आगे दौड़ पाती उससे पहले ही वो गार्ड उसे आकर घेर लिए और झटका के साथ पीहू को अमानत की गोद से छीन लिए। ये देखते ही अमानत जोर से चिल्लाई, मेरी बेटी। लेकिन अभी वो इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अमानत के मुंह पर कपड़ा डाल दिए और देखते ही देखते अमानत उस गार्ड के बाहों में झूल गई और वो गार्ड उसे अपने कंधे पर उठाकर सीधे दूसरी कार में लेकर चले गए और इधर सोई हुई पीहू को उन गार्ड ने दूसरी कार में बिठाया और लेकर चला गया। एपिसोड 7, 2 साल पहले मारा था, 2 साल बाद भी मारूंगा। अब आगे। इधर दूसरी तरफ एक छोटे से घर के अंदर एक छोटे से रूम में इस वक्त अमानत जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गुस्से के साथ चारों तरफ चिल्लाते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। कौन हो तुम सब, जवाब दो मुझे। अगर तुम सब ने मुझे नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक आदमी गुस्से से उसके तरफ बढ़ा और उसके मुंह को पकड़कर बोला, कितना मुंह चलाती है, अगर बॉस का ऑर्डर होता तो हम अभी के अभी तुझे मार डालते, चुप रह। ये कहते हुए उसने अमानत के मुंह को दूर झटक दिया। अमानत मुंह के बल जमीन पर गिरी, उसके होंठ से खून निकलने लगे और उसने अब बेहद नाराजगी के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
ये कहते हुए वो गुस्से से उस आदमी से बोली, कौन है तुम्हारा बॉस? किसने मुझे यहाँ लाने के लिए बोला है? देखो, अगर तुम सब ने मुझे सच सच नहीं बताया तो तुम सब सोच नहीं सकते कि तुम सब के साथ क्या होगा। मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये सुनकर वो तीनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन पर अमानत की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ हो। तभी एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इस तरह धमकी दोगी और हम डर जाएंगे और तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? ये सुनकर अमानत ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सब बहुत गलत कर रहे हो, तुम सब इस तरह नहीं कर सकते, मुझे अभी की अभी जाने दो वरना बहुत बुरा हो सकता है। तभी उस आदमी ने कहा, क्या कर लोगी तुम हमारा? तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारे बॉस तुम्हारे साथ अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। तुम मरने वाली हो, इसलिए आप कुछ पल शांति से जी लो, क्योंकि फिर तुम जब मर जाओगी तो वैसे भी दर्द में चिल्लाना और चीखना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही अमानत हैरान हो गई। उसे पता नहीं क्यों पर अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने मन ही मन कहा, क्या मिस्टर विध्वंस मुझे करने वाले हैं? तो वो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं मुझसे कि वो इस तरह मुझे मारने जा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर विध्वंस? मुझे अच्छे से पता है आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन इस तरह से आप मुझे मार नहीं सकते। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी पर आपका कोई हक नहीं है। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में पीहू का ख्याल आया और वो तुरंत बोली, मेरी बेटी कहाँ है? देखो, वो बहुत छोटी है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए प्लीज उसे मुझे लाकर दे दो। मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगी, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे मेरी बेटी लाकर दे दो। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बेटी जहां कहीं भी है बिल्कुल सही सलामत है, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस सुकून से यहाँ पर मरो। ये कहकर वो सब वहां से जाने लगे। इधर अमानत को डर लग रहा था, उसने डरते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसे आप सब ने कहाँ रखा है? प्लीज मुझे बताएं, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत रोएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। लेकिन वो आदमी वहां से जा चुके थे। अमानत अब स्ट्रगल करने लगी, वो अपने बंधे हुए हाथ पैरों को किसी तरह छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, मिस्टर विध्वंस, अगर आपने मेरी बेटी को कुछ भी किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप मेरे साथ जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी 2 साल पहले आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, तो अगर 2 साल बाद आप मुझे मारेंगे तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जब तक मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, मुझे अपनी बेटी के पास जाना होगा। ये कहते हुए वो अब लगातार अपने हाथों को छुड़ाने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर इतनी मजबूती के साथ बंधे हुए थे कि वो चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। इधर दूसरी तरफ उसी घर के एक दूसरे रूम में इस वक्त पीहू जमीन पर बैठी हुई जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज सिर्फ उसी कमरे तक थी, क्योंकि दरवाजा बंद था और बाहर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रूम में अंधेरा था, जिस वजह से छोटी सी मासूम सी पीहू जमीन पर बैठी जोर जोर से चिल्लाते हुए रो रही थी और रोते हुए बुला रही थी, मम्मा मम्मा, डैडी डैडी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बीते थे कि उस कमरे का दरवाजा खुला। अचानक दरवाजा खोलने से पीहू चौंक गई और वो तुरंत टुकुर टुकुर अपनी आंसू भरी आंखों से गेट की तरफ देखने लगी। एक लंबी चौड़ी परछाई अंदर की तरफ आए जूते की आवाज से अब पीहू एक सेकंड के लिए चुप हो गई थी और वो बेहद मासूमियत और दर्द भरी नजरों के साथ सामने उस इंसान को देखने लगी, लेकिन उस इंसान की आंखों में शैतानियत थी। वो पीहू को देखकर शैतान की तरह मुस्कुराया और उसकी तरह बढ़कर बोला, क्या हुआ, मेरा बच्चा रो रहा है? पर वो रो क्यों रहा है? क्या अभी तक मैंने आपको नुकसान पहुंचा? क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? ये कहते कहते वो इंसान अब पीहू के करीब आ चुका था। वो नीचे झुका और पीहू अपने छोटे से होठों को लगातार अंदर बाहर करने लगी और धीरे से बोली, मम्मा मम्मा। ये कहते हुए उसने अपनी नानी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लिया और वही उसकी ऐसी बात सुनकर वो इंसान हंसने लगा। उसकी हंसी काफी ज्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर अब पीहू एक बार फिर से रोना शुरू कर दी। वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी उस इंसान ने गुस्से के साथ पीहू के मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि आवाज उसके गले में अटक गई। वो इधर से उधर कसमसाने लगी। वो इंसान गुस्से के साथ बोला, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगी तो शायद मैं सबसे पहले तुम्हारी ही जान ले दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी कोर्ट माँ की जान लूंगा। उसकी ये बात समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन पीहू को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो लगातार इधर से उधर कसमसाते हुए रो ही जा रही थी।
तभी उस इंसान ने गुस्से के साथ उसे दूर झटक दिया और उसे बोला, तुम जैसे बच्चों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हारी माँ को मारूंगा, क्योंकि 2 साल पहले मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो मरने से बच गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं उसे जरूर मारूंगा। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और एक बार फिर से पीहू को कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। इधर अमानत को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पीहू उसके आसपास ही कहीं हो। वो रोते हुए बोली, मिस्टर विध्वंस, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप ऐसा मेरे साथ करेंगे। मुझे पता था कि आप मुझे तड़पाएंगे, लेकिन इस तरह तड़पाएंगे मैंने इमेजिन नहीं किया था। आप मेरी नजरों में खुद को बहुत ज्यादा गिरा रहे हैं। आप पूरी तरह से गिर रहे हैं मेरी नजरों में, और आप कभी वापस उठ नहीं पाएंगे, मैं ये वादा करती हूँ। वो भी सब कुछ कह रही थी कि तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अमानत एक पल के लिए चुप हो गई और वो तुरंत घबराते हुए सामने देखने लगी, और फिर तभी दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अमानत और भी ज्यादा घबरा गई और बिना उस इंसान को देखे हुए ही बोली, तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उसके बारे में बता दो। मैं अपनी बेटी को वापस देखना चाहती हूँ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद की जान ले लूंगी। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बेटी कहाँ है। मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तकलीफ में है। मुझे ये भी पता है कि तुम सबके बॉस कौन है, विध्वंस धनराजगिर ने ही तुम सबको मुझे मारने के लिए भेजा है। मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आखिरी बार मेरी बेटी को देख लेने दो। मैं उसे देख लूंगी तो मुझे सुकून रहेगा और मैं सुकून से मर सकूंगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। वो लगातार ये सब कुछ कही जा रही थी, लेकिन तभी वो इंसान अपने भारी कदमों के साथ चलते हुए अंदर आया और अमानत को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस इंसान की हंसी सुनते ही अमानत तो एक पल के लिए शॉक हो गई और वो तुरंत अपना सिर ऊपर उठाए, और उसने जैसे उस इंसान को देखा वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। एपिसोड 8, सच सामने आना। अब आगे। उसने जैसे ही अपने सामने खड़े उस मास्क में इंसान को देखा वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और उसने हकलाते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या तुमने मुझे किडनैप किया है? उस इंसान ने अब अमानत को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए कहा, मैंने सुना तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ है। क्या बात है? क्या तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है? उसकी ये बात सुनकर अमानत ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या तुम ही वो जिसने मुझे किडनैप किया है? ये कहते हुए अमानत उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, क्योंकि वो इंसान ऐसा ही दिख रहा था कि उसे यकीन हो रहा था कि शायद उसने उसका किडनैप किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विध्वंस ने क्या वाकई ऐसा उस इंसान से करने के लिए कहा था। तभी अमानत ने कहा, क्या तुमसे मिस्टर विध्वंस ने कहा ऐसा करने के लिए? क्या उन्होंने कहा कि तुम मुझे मार डालो? ये सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोला, तुम बहुत समझदार हो, तुमने बिल्कुल ठीक समझाया, हमारे बॉस विध्वंस धनराजगीर तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए उस इंसान ने अपने कमर के पीछे से गन निकाल लिया। उसकी ये बात सुनते ही अमानत अब बहुत ज्यादा डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गया और उसने कहा, मुझे मारते हुए देखना चाहते हैं तो वो खुद यहाँ क्यों नहीं आए? क्या उनके अंदर किसी बात का डर है? क्या उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे पता चलेगा कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है तो मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी और वो मुझे फेस नहीं कर पाएंगे? उन्हें यहाँ आना चाहिए था, एटलीस्ट वो मुझे मरते हुए देखकर सुकून तो पाते। वो इंसान ये सुनकर रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करके लेकर जाऊंगा और हमारे बॉस को दिखाऊंगा, वो तुम्हें उस तरह से देखकर खुश हो जाएंगे और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने फिर से उसके ऊपर गन पॉइंट की तो अमानत ने गुस्से के साथ कहा, मारने वाले की मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, क्या तुम्हारे बॉस मेरी लास्ट विश नहीं जानना चाहेंगे? ये सुनकर फिर से वो आदमी रुक गया और अब गुस्से के साथ बोला, क्या है तेरी लास्ट विश, जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बॉस को इन्फॉर्म करना है। ये सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, मैं मरते वक्त मिस्टर विध्वंस को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। अगर वो मेरी ये विश पूरी करना चाहते हैं तभी तुम मुझे मार सकते हो, वरना मैं ये समझूंगी कि मिस्टर विध्वंस धनराजगिर जैसा इंसान एक मरते हुए की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनते ही वो इंसान एक पल के लिए चुप रह गया। तभी अमानत ने फिर से कहा, क्या हुआ? क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते?
मुझे जल्द से जल्द मिस्टर विध्वंस को अपनी आंखों के सामने देखना है, उन्हें मेरे सामने लेकर आओ, उसके बाद मुझे मारना, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर अब उस आदमी ने गुस्से के साथ कहा, मैं यहाँ तेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुझे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से भेजने के लिए आया हूँ। और जहां बात रही हमारे बॉस के आने की, तो उनके पास तेरे लिए फालतू का वक्त नहीं है जो तुझ पर जाया करें, इसलिए चुपचाप बस मरने के लिए तैयार हो जा। इसी के साथ उस इंसान ने अमानत के ऊपर गोली चला दी। अमानत के होश उड़ गए, लेकिन वो दूसरे ही पल साइड में हो गई। वो गोली चूक गई। ये देखकर वो आदमी गुस्से से बोला, तू कुछ ज्यादा ही खुद को स्मार्ट समझती है, लेकिन आज तेरी मौत होकर रहेगी। 2 साल पहले तुझे मैं नहीं मार पाया, लेकिन इस बार तो तू जरूर मरेगी। ये सुनकर अमानत के गुस्से के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस ने कभी मुझसे कभी प्यार नहीं किया और वो अब तुम्हारे सहारे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मुझे मेरी बेटी को दे दो, मैं मेरी बेटी के साथ मरना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैं मरी तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी और मैं इस तरह से उसे यहाँ पर तड़पते हुए छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए उसे मुझे दे दो। ये सुनकर वो इंसान अब गुस्से से पागल हो गया और बोला, तू फिक्र मत कर, जैसे ही तू ऊपर जाएगी उसके बाद तेरी बेटी भी तेरे पास आएगी। जैसे ही उस इंसान ने ये कहा, अमानत एक पल के लिए सुनकर शॉक हो गई और शोक होकर बोली, क्या क्या मिस्टर विध्वंस अपनी बेटी को भी मारना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर वो आदमी फिर से 2 पल के लिए चुप हुआ और फिर बोला, हाँ, हमारे बॉस अपनी बेटी को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा खून है और तुमने उसे जन्म दिया है और तुमने उसे 2 साल तक पाला है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो भी जिंदा रहे, इसलिए वो तुम दोनों को ही मारकर अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ये सब सुनकर अब अमानत को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे इन सब बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मिस्टर विध्वंस मुझे भले ही मार सकते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को कभी नहीं मार सकते। ये कहते हुए उसके दिमाग में पिछले 1 महीने की बातें चलने लगी कि वो जिस तरह से पीहू का ख्याल रखता थे, वो किसी सपने की तरह था। पीहू के एक चीखने भर की आवाज से ही विध्वंस परेशान हो जाता था। वो विध्वंस की जान बन चुकी थी और विध्वंस ने खुद उससे कहा था कि अगर जिंदगी में उसे कभी कुछ हुआ तो वो खुद भी मर जाएगा, तो फिर वो इस बात पर कैसे यकीन कर ले कि विध्वंस चाहता था कि पीहू मर जाए। अमानत ने अब उस इंसान को ध्यान से देखकर कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? ये सुनकर वो आदमी अब अमानत की तरह बढ़ा और गुस्से से उसके बाल को पकड़कर बोला, मैं कौन हूं कौन नहीं, ये तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, तुझे बस इस बारे में सोचना चाहिए कि तू अब मरने वाली है। ये सुनकर अमानत ने फिर से गुस्से के साथ कहा, नहीं, जब तक कि तुम मुझे नहीं बताते कि तुम कौन हो तब तक मैं खुद को मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर उस आदमी ने तभी अमानत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अमानत मुंह के बल गिरी। एक बार फिर से उसके होठों से खून निकलने लगे। उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कौन हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। मुझे पता है कि मिस्टर विध्वंस मुझसे प्यार नहीं करते और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगी कि वो पीहू को भी मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ, जवाब दो मुझे। तभी वो इंसान फिर से अमानत के बाल को कसकर पकड़कर बोला, वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठा नाटक किया था, जिससे कि वो तुम दोनों का भरोसा जीत सके और वापस से तुम दोनों को मार सके, लेकिन तुम पहले ही अपनी बेटी को लेकर भाग गई, इसलिए हमारे बॉस ने फिर से तुम्हें ढूंढने की कोशिश की और अब तुम दोनों ही हमें मिल चुकी हो, इसलिए पहले तुम मरोगी, उसके बाद तुम्हारी बेटी। ये कहकर उसने फिर से अमानत के सिर पर बंदूक तान दी। अब अमानत को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि जैसे उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, और वो इंसान जो कोई भी था वो शायद विध्वंस का नहीं था। उसे हालांकि अभी शक हुआ था और उसने सख्त इरादे के साथ कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? तुम वो नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर विध्वंस ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तुम कोई और हो, मिस्टर विध्वंस के आदमी तुम नहीं हो सकते। उसकी ये बात सुनते ही वो आदमी फिर से रुक गया और अब वो अपने उस बंदूक में सारे गन को लोड करते हुए अमानत के मुंह में उस गन को डालते हुए बोला, बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने, अब तू मरेगी। इसी के साथ उसने फिर से उसके मुंह में ट्रिगर दबाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अभी वो ट्रिगर दबा पता उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और किसी ने एक जोर की लात उस इंसान के पीठ पर मारी।
वो इंसान दूर जा गिरा और अमानत जो समझ चुकी थी कि अब वो कुछ ही पलों में मर जाएगी, वो तुरंत शॉक होकर सामने देखने लगी और इस बार उसने जैसे ही सामने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कौन है अब वो इंसान? क्या होगा अब आगे? एपिसोड 9 असली कातिल विध्वंस नहीं थे। अब आगे। जैसे ही अमानत ने उसे शख्स को देखा वो एक पल के लिए शॉक हो गई और उसके मुंह से दूसरे ही पल निकला, मिस्टर विध्वंस। लेकिन विध्वंस इस वक्त उस इंसान को लगातार मारे जा रहा था। उसके मुंह पर पंच किया जा रहा था। अमानत को तो समझ नहीं आ रहा था। वो नासमझी में बोली, आखिर यहां हो क्या रहा है? जब मिस्टर विध्वंस ने मुझे मारने के लिए इस इंसान को भेजा था तो फिर वो खुद ही इंसान को क्यों मार रहे हैं? तभी वो इंसान उससे बोला, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस लड़की को लेकर यहां आया हूं? तभी विध्वंस ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारते हुए बोला, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं और बाल को हर एक चीज पहले पता होता है। इसी के साथ वो इंसान दूर जा गिरा और विध्वंस फिर से उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, तूने क्या सोचा था? तू मेरी ही नजरों के सामने रहकर ऐसे काम करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? इसी के साथ वो बढ़ा और उसने उस इंसान के चेहरे से उस मास्क को हटा दिया। मास्क के हटते ही अमानत ने जब उस इंसान को देखा तो वो और भी ज्यादा शॉक हो गई और शोक होकर बोली, नकुल। नकुल जो कि वंश का असिस्टेंट था। उसे देखकर अमानत को समझ नहीं आया कि वो अब किस तरह रिएक्ट करे। तभी अमानत ने नासमझी में कहा, तो क्या नकुल मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? लेकिन वो तो मिस्टर विध्वंस का असिस्टेंट है, तो क्या मिस्टर विध्वंस ने वाकई मुझे मारने के लिए नकुल को भेजा था? लेकिन तभी विध्वंस ने नकुल के चेहरे को कसकर गुस्से से पकड़ते हुए बोला, बता सच्चाई। कौन है असली कातिल इन सब के पीछे? असली कातिल का नाम सुनकर अब अमानत शॉक्ड हो गई और उसने शॉक होकर कहा, इसका मतलब नकुल को यहाँ किसी और ने भेजा था, ना कि मिस्टर विध्वंस ने। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी इन सब के पीछे कोई ऐसा है जो सबसे छुपा हुआ है। तभी नकुल ने गुस्से के साथ कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। मैं कितने सालों से तुम्हारा असिस्टेंट था, लेकिन तुमने कभी मुझे वो पोजीशन नहीं दी जो मुझे असलियत में चाहिए थी, इसलिए मैंने ऐसी धोखेबाजी की और मुझे इस धोखेबाजी का कोई अफसोस भी नहीं है। तभी विध्वंस ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। नकुल के मुंह से खून निकल गया। वो सीधे धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरा और विध्वंस अपने शूज को उसके मुंह पर रखकर मसलते हुए बोला, इन सब के पीछे जो कोई भी है उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ उसने गन निकाला और नकुल के पीठ पर गन चला दिया और इसी के साथ नकुल वहीं कुछ ही पल में तड़प कर मर गया। अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर अमानत हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत अपनी नजरें नकुल से दूर कर दी क्योंकि नकुल बहुत बेरहमी से मारा गया था, लेकिन अब विध्वंस उसकी तरफ मुड़ा। अमानत अभी भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। लेकिन तभी विध्वंस उसके पास आया और उसके हाथ पैर को खोलते हुए उसे घूरने लगा। और वही विध्वंस के टच से अमानत ने तुरंत उसकी तरफ देखा। विध्वंस को देखते ही अमानत की आंखें एक पल के लिए उस पर टिक गई क्योंकि इस वक्त विध्वंस भी उसकी आंखों में देख रहा था। फिर पहले जो कुछ भी हुआ वो अमानत को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, इसलिए उसने धीरे से कहा, मिस्टर विध्वंस आखिर सच्चाई क्या है? क्या आपने मुझे मारने की कोशिश की? ये सुनते ही विध्वंस ने गुस्से के साथ उसके हाथ पैर को खोल दिया और बोला, यू आर राइट, मैंने ही तुम्हें मारने की कोशिश की एंड सी जिसे मैं तुम्हें मारने के लिए भेजा उसे मैं खुद ही मार डाला। उसकी ये बातें सरकास्टिक थी, जिसे सुनकर अमानत ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे आखिर कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? और 2 साल पहले भी किसने मुझे मारा था? क्योंकि मुझे अभी तक यही लग रहा है कि आप ही मेरे कातिल थे और ये किडनैपिंग भी आप ही ने करवाया था। तभी विध्वंस ने गुस्से के साथ उसे बाजू से पकड़कर बोला, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इससे तुम्हें जो समझना तुम समझ सकती हो। ये कहते हुए वो उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगा। कहीं ना कहीं अमानत को विध्वंस पर एक तरह से यकीन हो रहा था क्योंकि विध्वंस सब कुछ कर सकता था पर पीहू को कभी मारने की कोशिश नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरह से नकुल ने पीहू को मारने की बात बोली थी और उसने कहा था कि उसके बॉस खुद चाहते हैं कि पीहू मर जाए, इस बात से वो और भी ज्यादा शक करने लगी थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर विध्वंस तो इसका मतलब अपने 2 साल पहले मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी? ये सुनते ही विध्वंस के चलते कदम रुक गए। वो उसके तरफ मुड़ा और उसे ध्यान से देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है? अमानत ने अपना सर नीचे झुका लिया।
जब वो इंसान मुझे मारने के लिए आया था तब उसने कहा था कि आपने मुझे मारने के लिए उसे भेजो है और फिर उसके बाद उसने मुझे पहाड़ी से धक्का दे दिया था। तब मैं कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप ही ने मुझे मारने की कोशिश की और फिर 2 साल तक मैं आपसे दूर हो गई और फिर जब आप वापस मेरे सामने आए तो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करते थे, जिससे मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि आप ही ने 2 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। लेकिन अभी नकुल ने जिस तरह से ये सारी बातें कही मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि वो आप नहीं थे, बल्कि इन सबके पीछे भी कोई और था जो आपका नाम को बदनाम करके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और शायद वो हम दोनों को इस तरह से अलग करना चाहता था। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब विध्वंस ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, तो फाइनली तुम्हें अब सब कुछ समझ आ ही गया। ये सुनते ही अमानत ने जल्दबाजी के साथ कहा, हाँ मुझे सब समझ आ गया, मुझे ये भी समझ आ गया कि इन सब के पीछे कोई और है, पर वो कौन है ये मुझे पता लगाना है। ये सुनकर विध्वंस ने कहा, तुम्हें कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा काम है, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी अमानत ने कहा, नहीं मुझे अभी मेरी बेटी को भी ढूंढना है, मेरी बेटी यही कहीं है। ये सुनकर विध्वंस अपनी भौहें चढ़कर बोल, वो सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं, और मेरी बेटी जहां कहीं भी है सेफ है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही अमानत ने हैनरानी के साथ कहा, क्या वो मिल गई आपको? लेकिन वो कहाँ मिली और आपने उसे कहाँ रखा है? देखिए मिस्टर विध्वंस, अब जब मैं जान चुकी हूँ कि आपने मुझे मारने की कोशिश नहीं की और हमारे बीच 2 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी क्रिएट हुई थी, तो फिर अब आप मुझे क्यों इस तरह सजा दे रहे हैं? आप मुझे मेरी बेटी से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए मिस्टर विध्वंस, आई रिक्वेस्ट यू। उसकी ये बात सुनकर विध्वंस अपनी भौहें चढ़कर बोला, आई डोंट केयर। 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं 2 सालों तक बहुत तड़पा हूं और उस तड़प की सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी बेटी से तो दूर रहना ही पड़ेगा। ये सुनते ही अमानत की आंखों में आंसू आ गया। विध्वंस उसे खींचते हुए बाहर लेकर गया। उसने उसे कार में लगभग धक्का दिया। अमानत के हाथ में चोट आई, उसने तुरंत अपने हाथ को पकड़ लिया, रोते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए मिस्टर विध्वंस। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी पाऊंगी, प्लीज मुझे उसे वापस दे दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर विध्वंस, और आई एम सॉरी, 2 साल पहले मैंने आपको गलत समझा, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, प्लीज मिस्टर विध्वंस। तभी विध्वंस उसके पास बैठा और गुस्से से अपना फोन निकालते हुए बोला, मेरे सामने माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दिल पत्थर का दिल है जो अब तुम्हारे आंसुओं से नहीं पिघलने वाला। ये सुनकर अमानत को समझ नहीं आया कि वो अब विध्वंस को कैसे समझाए, क्योंकि उस वक्त उसकी भी कोई गलती नहीं थी। जब उसे मारने की कोशिश की गई थी तब विध्वंस का नाम लिया गया था और उस वक्त उसे धक्का दे दिया गया था। तब उसे सिर्फ इतना समझ आया था कि शायद विध्वंस इन सब के पीछे था, इसलिए उसने 2 साल तक विध्वंस को खुद से दूर रखा और पीहू का भी सच छुपाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असलियत तो कुछ और ही थी। कोई तीसरा ही उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वो तीसरा इंसान गायब है, अभी वही सब कुछ सोच रही थी कि तभी विध्वंस ने किसी से कॉल पर कहा, पिंजरा तैयार रखो, मैं उसे लेकर आ रहा हूं। इसी के साथ कॉल कट हुआ। वही अमानत ने जब पिंजरा शब्द सुना तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और वो बस हैरानी से विध्वंस को देखते रह गई। एपिसोड 10, दो दिलों का एक होना। अब आगे। तभी अमानत ने हड़बड़ी के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस, आप होश में तो है? इसके जवाब में विध्वंस तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अमानत ने गुस्से के साथ कहा, क्या आप मुझे पिंजरे में कैद करने जा रहे हैं? इसके जवाब में विध्वंस तिरछा मुस्कुराकर बोला, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें महारानी बनाकर अपने पैलेस में रखूंगा? अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से के साथ कहा, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं एक्सेप्ट कर रही हूं कि 2 साल पहले मुझसे गलती हुई और वो किसी के साथ हो सकती है, तो फिर आप उस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अब आपको माफ कर चुकी हूं, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं माफ कर देते? क्या हम पहले की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? तभी ये सुनकर विध्वंस आगे बढ़ा और उसके गर्दन को कसकर पकड़कर बोला, क्या तुम वाकई चाहती हो कि हम पहले की तरह अपनी जिंदगी जिए जे? ये सुनकर अमानत ने दर्द में कहा, हाँ मैं सच में चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ अब हम उसे भूल जाते हैं और अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि हमारी बेटी पीहू भी अब बड़ी हो रही है, उसे भी हम दोनों की जरूरत है, और मुझे अच्छे से पता है कि आप आज भी मुझसे और पीहू दोनों से बहुत प्यार करते हैं। आप हम दोनों को कभी मारने की कोशिश नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है।
उसकी ये सारी बातें सुनकर विध्वंस की आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये यकीन तुम 2 साल पहले नहीं दिखा सकती थी जब तुम जिंदा बची थी तो? क्या तुम वापस नहीं आ सकती थी? 2 साल की तड़प जानती हो क्या होता है? ये सुनकर अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि इस वक्त विध्वंस तड़प रहा है। उसे इस वक्त गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो बहुत ही शांति से विध्वंस के हाथ को पकड़कर बोली, मिस्टर विध्वंस, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं? इसमें सिचुएशन की गलती है। मैं ना तो अब आपको ब्लेम कर सकती हूं और ना ही मैं खुद को ब्लेम कर सकती हूं। अगर किसी को हमें ब्लेम करना है तो उस इंसान को करना है जिसने हमारे बीच ऐसी गलतफहमी क्रिएट किए। हम एक दूसरे से क्यों लड़ाई झगड़ा कर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? हम दोनों को मिलकर उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने हमें एक दूसरे से दूर किया। ये सारी बातें सुनकर आखिर में विध्वंस अब कुछ खामोश हो गया, लेकिन दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, लेकिन तुम 1 महीने के तुरंत बाद ही मुझे छोड़कर इंडिया चली आई। इसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर अब अमानत ने भी चिढ़कर कहा, क्या मैं जानबूझकर आपको छोड़कर इंडिया आई थी? क्या आपको याद नहीं, आपने मुझे 1 महीने से घर में बंद करके रख दिया था। ना तो आप मुझे बाहर जाने दे रहे थे और ना ही किसी से मिलने दे रहे थे और ना ही किसी से बात करने दे रहे थे। इस तरह से मैं कैदी की जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर यहाँ चली आई, और अगर आप दोबारा से मुझे इस तरह कैद करेंगे तो फिर मैंने वही करूंगी जो पहले किया था। ये सुनते ही विध्वंस गुस्से से आगे बढ़ा और उसके गर्दन को दबाते हुए बोला, अब अगर तुम दोबारा से मुझे कभी छोड़कर जाने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ये सुनकर अमानत के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा जो शायद 1 महीने का था, जो वो उसे छोड़कर चली आई थी। उसने फिर हल्की स्माइल के साथ कहा, मिस्टर विध्वंस, आई प्रॉमिस, अब मैं आपको पूरी तरह से फिर से हासिल कर लूंगी। मुझे पता है कि इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मैं आपकी नाराजगी बहुत जल्द दूर कर दूंगी। विध्वंस इसके जवाब में उसे गुस्से से छोड़ दिया और अपना फोन देखते हुए बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी नाराजगी दूर करना कोई मामूली बात नहीं होती। ये कहते हुए वो अपना फोन निकाला और अपना फोन चलाने लगा। इधर अमानत विध्वंस को कुछ देर तक देखती रही और फिर वो विंडो से बाहर देखते हुए मन ही मन बोली, आई प्रॉमिस मिस्टर विध्वंस, 2 साल पहले मैंने जिस तरह से सब कुछ बर्बाद किया था, उसी तरह से अब 2 साल बाद में सब कुछ अच्छा करूंगी, और हमारे बीच जिस किसी ने भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था कि आप हमेशा से मुझसे प्यार करती थे। मैंने अपनी प्रेगनेंसी का वो गोल्डन पीरियड आपके बगैर बिताया है, इसके लिए मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बताऊंगी और अब आपसे शादी भी करूंगी। ये कहते हुए उसने अब सोच लिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ विध्वंस के साथ ही अपनी सारी जिंदगी बिताएगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि विध्वंस वो इकलौता ऐसा इंसान है जो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था, क्योंकि उसे सबसे पहले प्यार विध्वंस से हुआ था। बेशक से उसकी शादी विराज से हुई थी और वो 3 सालों तक विराज के साथ थी, लेकिन उसने कभी विराज के लिए वो महसूस नहीं किया था जो उसने विध्वंस के लिए महसूस किया था। और अब तो विध्वंस के साथ उसकी एक बेटी भी है, और उसकी बेटी तो विध्वंस के लिए बीमार पड़ जाती है। 2 दिनों तक वो विध्वंस से दूर रही और 2 दिन में ही वो उसके बिना इस तरह तड़प रही थी, इसलिए अब वो अपनी बेटी को भी विध्वंस से दूर नहीं रखेगी। ये सारा फैसला उसने खुद से कर लिया और फिर अपनी आंखें बंद करके वही सीट से ही टिकर सो गई, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा इन सब से थक चुकी थी। इधर दूसरी तरफ एक कॉटेज के अंदर एक अंधेरे कमरे में एक इंसान गुस्से के साथ तोड़फोड़ कर रहा था और दूसरा आदमी चुपचाप गेट पर खड़ा था। उस इंसान ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो दोनों एक नहीं हो सकते और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मैंने उस पर कितना यकीन किया था। मैंने सोचा था कि वो मेरा इस बार तो काम पूरा कर ही देगा, लेकिन उसे मार डाला और अब तो उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरे प्लान पर इस तरह पानी नहीं फिर सकता। मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। ये कहते हुए वो इंसान लगातार तोड़फोड़ कर रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, बॉस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उस इंसान ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, बेटा तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि वो विध्वंस धनराजगीर अब खूंखार शेर बन गया है।
जो हर किसी को मार रहा है, और अगर तुम मर गए तो मेरे पास कोई भी नहीं बचेगा जो मेरा बाकी का काम कर सके, इसलिए तुम किसी और आदमी को ढूंढो और उसे सब कुछ समझाओ कि उसे क्या कैसे करना है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द उस अमानत और विध्वंस को अलग करना चाहता हूं। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं देख सकता और अमानत को मरना ही होगा। ये सारी बातें सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन बॉस, मुझे लगता है कि अभी के लिए आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी विध्वंस ने नकुल को मारा है तो वो जरूर अलर्ट हो गया होगा। उसने आसपास से काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी बढ़ा दी होगी। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ दिनों तक रुक जाएंगे और उसके बाद हमला करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अभी अभी ताजा में हमले करना ठीक नहीं है। ये सुनकर अब वो इंसान कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर उसने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, अभी हमला करना ठीक नहीं है। अभी के लिए हम कुछ दिन तक शांत रहेंगे, लेकिन शांत रहने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी तैयारी बंद कर देंगे, बल्कि तैयारी हम ऐसे करेंगे कि जब धमाका करे तो दुनिया को पता चले कि विध्वंस धनराजगीर की माशूका मरी है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और वो आदमी भी हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में एक कार एक बड़े से पैलेस के बाहर रुकी। विध्वंस कार से बाहर निकला। उसने अमानत की तरफ का दरवाजा खोला। अमानत अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। विध्वंस उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर नीचे